सो जय हिंद एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो टुडे इट विल बी द फर्स्ट लेक्चर फॉर पॉलिटी और इसमें हम देखने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे पूरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बेस है एज फार एज करंट सिचुएशन इज कंसर्न, वो कहाँ से आया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जो हमारा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरू में क्या क्या इवेंट्स हुए थे जो कि धीरे 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 करके इट लेड टू the Constitution of India and obviously the democratic country of India, right? Republic of India. So let us start with the same. शुरुआत है क्योंकि हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हीं को हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया। तो these rules and regulations they started coming from the British era, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही उन्होंने ही कुछ चीजें हमारे यहाँ पे लागू की और उन्हीं को हम रिफाइन करते 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 फाइनली करंट स्ट्रक्चर तक पहुंचे। सुना हुआ क्या था, 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स इंडिया आए, राइट। वो आए कैसे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ईईआईसी के नाम से। किसके नाम से आए? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वो आए, उन्होंने, इट वाज अ प्योरली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, सरकार बनाने गिराने से कोई लेना देना नहीं है, या फिर जो रूल किया ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर उससे कोई लेना देना नहीं है। सो दे इनिशियली दे केम टू इंडिया। जो बंगाल वाला एरिया है उस टाइम का, यानी अगर करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। तो ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि रीजन है, इस रीजन में जिसका कैपिटल था कैलकाटा और जो रीजन था वो था बंगाल, तो उस रीजन में इन्होंने शुरुआत में दस्तक दी। वहां पे दस्तक दी, वहां पे रूलर्स थे, जो निजाम्स थे, और उनके साथ मिल करके काम किया, बहुत सारा लूटपाट मचाई, कंपनी का ट्रेड स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें लगभग 100-150 साल तक ये चलती रही, ठीक है, अंटिल 1773, ठीक है। 1773 तक आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग ऑफ 17th सेंचुरी से लेकर के, राइट, और 18th सेंचुरी के 3/4 होने तक, मतलब 1608 से आप मान के चलो 1773 तक ये सारी चीजें होती रही। ब्रिटिशर्स वहां पे या ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे अपना काम करती रही, मुनाफा कमाती रही, वो मुनाफा जाता रहा इंग्लैंड या ब्रिटेन, और इंडियन रूलर्स के साथ मिल करके, पहले वहां के निजाम्स थे, फिर मुगल्स थे, इस तरीके से करके सारी चीजें चल रही थी। नाउ व्हाट हैपेंड कि ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थी, कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो इनके फंक्शनिंग में बहुत सारे लूपहोल्स भी थे, बहुत सारी जगह पे इनकी दिक्कतें भी थी, और उन दिक्कतों की वजह से धीरे धीरे करके इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, एक टेम्परेरी डिक्लाइन होना शुरू किया, ठीक है। बहुत ज्यादा इनके ऊपर मतलब इनका जो बिजनेस है वो उतना अच्छा एक टाइम पे नहीं चल रहा था, और इवन इन्होंने 1 मिलियन पाउंड के लोन की मांग की थी। कहां से? ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटेन से, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। तो इन्होंने, लेकिन थी ये ब्रिटिश की, तो इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे ब्रिटेन से लोन की मांग की लगभग 1772 में, ठीक है। तो ये सिनेरियो क्यों स्टैब्लिश हुआ? क्योंकि वहां पे इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो वीक होता जा रहा था। 1769 में एक युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर, राइट। 1769 में एंग्लो मैसूर वॉर, राइट, मैसूर वॉर। हैदर अली ने हरा दिया था किसको? हैदर अली ने हरा दिया था अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वहां से भी थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होना शुरू हुआ। तो फाइनली 1773 में, जून 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको कि नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की कहानी ये थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गेटिंग वीकर, लोन्स हो रहे थे उनके ऊपर, मुनाफा उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, वॉर हार चुके थे ऑलरेडी 1769 में। तो इन सब सिनेरियो के बीच में यहां तक, यानी 1773 तक, 1773 तक कंप्लीटली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बोलबाला चलता था। वहां पे बंगाल वाले एरिया में भी, वो पूरे इंडिया में, रेस्ट ऑफ द इंडिया में उतना ज्यादा नहीं फैले थे। तो इट वॉज कंप्लीटली अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही 1773 तक की कहानी पहुंची, थोड़ा सा वीक होने लगे, तो फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसको लगा कि नहीं यार, ये तो सही नहीं हो रहा है।
तो हमें कुछ ना कुछ अपने यहां से एक रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर कंप्लीटली उन्होंने गवर्नमेंट को ओवर पावर नहीं किया कि सारा का सारा टेरिटरी आप हमें दे दो, हम इस पे राज करेंगे। उन्होंने एक छोटा सा रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक अपनी दस्तक दी। कहां पे? कंपनी के टेरिटरी में, यानी कि बंगाल वाले टेरिटरी में। ठीक है, तो पहले क्या होता था, गवर्नर होता था, अलग अलग रीजन का गवर्नर होता था। जैसे मद्रास का गवर्नर अलग हुआ, बंगाल का गवर्नर अलग हुआ, बॉम्बे का गवर्नर अलग हुआ। तो इस तरीके से गवर्नर्स उस पर्टिकुलर स्टेट को रन करते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसने क्या किया कि कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो मोनोपोली है ट्रेड में वो खत्म हो, और थोड़ी सी चीजें रेगुलेट हो जाएं। थोड़ा सा पावर्स जो है वो ब्रिटेन में बैठे लोगों को भी मिल जाए, और वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने लग जाए, ताकि वापस से वो सिचुएशन क्रिएट ना हो जो कि 1773 से जस्ट पहले क्रिएटेड थी, कि कंपनी लोन में है या एकदम बैंकरप्ट हो चुकी है। फेमाइन ऑलरेडी था बंगाल में, बंगाल के लोग ना खुश है, 1769 में वॉर हार चुके थे वो। तो इन सभी सिचुएशंस को दोबारा रिपीट ना होने देने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया 1773 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जो पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल में। तो गवर्नर अभी तक होता था बंगाल में या मद्रास में या फिर बॉम्बे में, तो यहां पे गवर्नर को गवर्नर जनरल के तौर पे चेंज कर दिया गया। कहां पे? बंगाल में, क्योंकि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में ही बेस्ड थी कंप्लीटली। पहला जो गवर्नर जनरल जनरल इंडिया का बना, दैट पर्सन वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इनफैक्ट बंगाल, नॉट इंडिया। ठीक है, क्योंकि उस समय कंपनी कहां पे बेस्ड थी? बंगाल में बेस्ड थी। अभी इंडिया का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, अभी सब अपना अपना रीजन लेकर के खुश थे। ठीक है, और गवर्नर जनरल के साथ, वॉरेन हेस्टिंग के साथ 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। कितने मेंबर्स की? देयर वाज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। ये जो 4 मेंबर्स की काउंसिल थी ये उसको असिस्ट करती थी, हेल्प करती थी। अब गवर्नर्स पहले से थे, तो जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनके जो गवर्नर्स थे वो बंगाल के सबऑर्डिनेट बनाए गए, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज द हेड। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके नीचे कौन आया? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। राइट, ये कब की बात है? ये बात है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसी दौरान 1774 में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। कहां पे? कैलकाटा में। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया कैलकाटा के अंदर। राइट, अभी सुप्रीम कोर्ट हमारी कहां है? अभी दिल्ली में है, लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कहां थी? कैलकाटा के अंदर थी। तो इट वाज स्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, देयर वाज 1 चीफ जस्टिस एंड देयर वर 3 अदर जजेस। ऑल दीज पीपल वर फ्रॉम ब्रिटेन ओनली, राइट? एंड एलिजा एमपी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जैसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में कैलकाटा के अंदर, तो एलिजा एमपी को पहला चीफ जस्टिस बनाया गया, राइट फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था। सबसे पहला ये वो एक्ट है जब ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन हुआ। कहां पे? हमारी टेरिटरीज में। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एक्ट। इसीलिए इसको कोई गवर्नमेंट का एक्ट नहीं बोला गया, इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया, कि हम थोड़ा सा चीजों को मैनेज करेंगे, थोड़ा सा चीजों को हम ट्रैक पे लाएंगे, रेगुलेट करेंगे। तो उस रेगुलेट करने की आप कह सकते हो कि रेस में उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। राइट, अब ये 1773 का था। उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा एक्ट था, या नेक्स्ट जो बड़ा माइलस्टोन था, वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ठीक है, इसको पिट्स इंडिया एक्ट में एक नेक्स्ट लेवल पे गया। ये जो रेगुलेशन है ऑफ द कंपनीज, आप कह सकते हो टेरिटरीज एंड रूल्स इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट केम इनटू और इट वेंट नेक्स्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड। राइट, सो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1774 में। इसमें थोड़ा सा और रेगुलेशन आया। अब इसमें क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए? ताकि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज किया जा सके। अभी तक सिर्फ कंपनी के ट्रेड अफेयर, या कंपनी का जो बिजनेस था, कमर्शियल अफेयर था, उसके लिए यहां पे कंपनी जानी जाती थी। लेकिन अब कंपनी के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट पॉलिटिकल अफेयर में भी आना शुरू कर दिया। किसके थ्रू? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। राइट,
पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। ये किस लिए? ताकि कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को देखा जा सके। तो अब कुल मिला के कंपनी को भी रेगुलेट किया जाने लगा और धीरे से पॉलिटिकल अफेयर्स में भी एंट्री मार दी किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू। ठीक है, पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया कि 1773 से पहले तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था। एक कंपनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई थी, अपना ट्रेड कर रही थी, खा पी रही थी, लूट रही थी इंडिया को, सब कुछ कर रही थी। लेकिन पहली बार ब्रिटिशर्स ने बोला, या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि जो कंपनी की प्रॉपर्टीज है, जो कंपनी की पोजीशंस है, वो हमारी भी है, ब्रिटिश पोजीशंस भी है। ठीक है, सो कंपनीज पोजीशंस were also called as British possessions in India for the first time via पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, जैसे हमने देखा कमर्शियल विंग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पॉलिटिकल विंग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये दो अलग अलग तरीके से कंट्रोलिंग बॉडीज बनाई गई। इन सब चीजों के पीछे का लॉजिक समझिए कि जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर सिंपली दे वांटेड टू गेट होल्ड ऑफ द टेरिटरीज एज वेल एज द ट्रेड इन इंडिया। तो टेरिटरीज और ट्रेड दोनों को होल्ड करने के लिए उन्होंने दो अलग अलग टर्म्स को वो लेकर के आए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उस समय पे हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर का नाम था विलियम पिट, एंड दैट इज व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, 1784 में विलियम पिट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड हेंस इट वाज नेम्ड एज पिट्स इंडिया एक्ट, राइट। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो इट वाज ब्रॉट डाउन टू 3 मेंबर्स। अब मात्र 3 ही मेंबर्स उस काउंसिल में रहेंगे, जो कि पहले 4 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, नए गवर्नर्स काउंसिल बनाए गए मद्रास और बॉम्बे में। मद्रास और बॉम्बे में अभी तक गवर्नर ही था, तो वहां पे काउंसिल भी बनाया गया, गवर्नर्स की काउंसिल बनी, ताकि वहां भी थोड़ा सा चीजों को और ज्यादा मैनेज किया जा सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट। अब इन चीजों को ध्यान से रिलेट करते रहिएगा, आगे चल करके काम आएंगी। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजी समझिएगा ब्रिटिशर्स की, व्हाइल दे वर ब्रिंगिंग आउट ऑल दीज एक्ट्स टू रेगुलेट द अफेयर्स पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट आया चार्टर एक्ट, आया 1813 में। अब कंपनी की अभी तक मोनोपोली थी, कंपनी एक तरफा राज कर रही थी, कंपनी एक तरफा ट्रेड कर रही थी। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग राइट्स थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो खत्म कर दी गई। ठीक है, सो द मोनोपोली इन ट्रेडिंग राइट्स फॉर ब्रिटिश इंडिया विद इंडियन कंपनीज केम टू एन एंड। ठीक है, जो इंडियन कंपनी के साथ मोनोपोली थी वो क्या हो गई? खत्म कर दी गई चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। और बाकी की जो कंपनी थी अपार्ट फ्रॉम ईईआईसी, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अलावा बाकी की जो ब्रिटिश कंपनीज थी उनको भी ट्रेडिंग में हिस्सा लेने के लिए अलाउ किया गया। कब से? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके बाद नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया 1833 में। अब 1833 में पहली बार, ध्यान से समझिएगा, 1773 में गवर्नर को चेंज करके क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट, हु वाज द हेड ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम एज फार एज ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज टेकन। बाकी अलग अलग जगह पे, कहीं मुगल्स रूल कर रहे थे, कहीं पे निजाम्स थे, कहीं पे मराठा थे, कहीं पे कोई, सब अपने अलग अलग जगह पे रूल कर रहे थे। पहली बार 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट लाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा दिया गया। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हुआ क्या है 1833 के चार्टर एक्ट से, कि अब आइडिया ऑफ इंडिया को इन्होंने थोड़ा सा, ये आइडिया ऑफ इंडिया इंडिया के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं था। ये वो वाला नहीं कि नहीं अपना देश नहीं, ये वो वाली बात है कि अभी वो बंगाल से हट करके वो ये चाहते थे कि उनका जो रिकॉग्निशन हो दैट शुड बी थ्रू आउट द इंडिया, राइट। और प्लस जो एक्सपेंशन हो ट्रेडिंग राइट्स का, वो भी थ्रू आउट द इंडिया हो। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उन्होंने हटा दिया और एक नई पोस्ट निकाली जिसका नाम दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो नाउ जो कंपनी का सुप्रीम, आप कह सकते हो कि कंट्रोलर होगा, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट दी गई। अब वो सुप्रीम कंट्रोलर होगा कौन? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ड्राइव होगा। इसका मतलब कुल मिला के वो जो सबसे बड़ा पोस्ट या वो जो सबसे बड़ा इंसान जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में कमर्शियल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लाया गया, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, तो आइडिया ऑफ इंडिया इन्होंने दे दिया, राइट। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया।
मद्रास और कैलकाटा जो कि बीच में उनकी इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीशिप आई थी, उन्होंने लूज कर दी। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स को क्या किया गया, उनसे ले लिया गया, एंड वापस से दे वर मेड सबऑर्डिनेट्स टू प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकाटा। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, सिटिंग इन कैलकाटा, क्योंकि उस समय जो हमारी इंडिया की कैपिटल थी दैट वाज कैलकाटा ओनली। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई कि उन्होंने बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि दोनों जो चीजें हैं वो अल्टीमेटली कंट्रोल तो वहीं से होंगी ना, कैलकाटा से। सो कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया एट दैट वेरी टाइम। ठीक है, तो वहीं से उन्होंने इंडिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो कंप्लीटली उसको एंड कर दिया गया। ठीक है, और अब कमर्शियल एक्टिविटीज को एंड करके प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कंपनी को दिखाया गया या बना दिया गया। सो नाउ अभी तक हम कैसे आए थे, मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, कैसे आए थे? वो आए थे कि हम इंडिया के अंदर जाएंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड करके और पैसा कमाएंगे और थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सपैंड करेंगे ट्रेड वाइज। लेकिन अब वो ट्रेडिंग से फोकस हट के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आ गया। अब वो एडमिनिस्टर करेंगे अलग अलग रीजन्स को और पॉलिटिकली अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो निजाम्स हो, फिर आप बंगाल के रूलर्स की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से अब कंपनी को पोर्ट्रे किया गया और बनाया गया। ठीक है, इट एग्जिस्टेड प्योरली एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहां था? 1833 का चार्टर है। अब 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल की सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आई। ठीक है, एक नया पूरा ग्रुप क्रिएट किया गया गवर्नर जनरल की सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, उस काउंसिल के अंदर 6 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे टोटल? देयर वर 6 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एंड 6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 4 ऐसे थे जो मद्रास, बंगाल, आगरा और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से इलेक्ट किए गए थे या अपॉइंट किए गए थे। कौन सी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, आगरा, क्योंकि अभी तक फिर से बंगाल अलग था, मद्रास अलग था, बॉम्बे अलग था, आगरा अलग था, तो इनसे 4 लोगों को अपॉइंट किया गया। ठीक है, पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के आने के बाद से, क्योंकि एक चीज कंपनी को कहीं ना कहीं ये आभास हो गया था, होने लग गया था कि जो कंपनी थी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो कि लंदन में बैठी हुई थी, उनको ये आइडिया हो गया था कि अगर हमने इंडियंस को बिल्कुल ही बॉयकॉट किया, इंडियंस के हित का ध्यान नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। तो धीरे धीरे करके वो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, डर भी रहे थे, दे भी रहे थे, डर भी रहे थे, दे भी रहे थे। तो ये एक वो वाली है जैसे आजकल रील भी एक चल रही है। ठीक है, तो दे वर गिविंग टू इंडियंस एज वेल, बट दे वर नॉट विलिंग टू ट्रांसफर द कंप्लीट पावर्स टू इंडियंस। तो अभी तो ट्रांसफर ऑफ पावर वाली बात ही नहीं आई, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। तो 4 पीपल वेर अपॉइंटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बंगाल, आगरा एंड बॉम्बे। और पहली बार ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन इंडियंस के लिए लाया गया इन द सिविल सर्विसेज। ठीक है, और इस ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन को लीड किया मैकॉले ने। मैकॉले की एक कमेटी बनाई गई, कब? 1854 में। ठीक है, ये सब डेट्स मतलब ईयर्स याद रखिएगा। मैकॉले की कमेटी की बनाई गई 1854 में, और सिविल सर्विसेज में, यानी कि जो पूरे देश के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होते थे, सिविल सर्विसेज क्या होता है आपको भी पता है, वहां पे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए एक मैकॉले कमेटी बनाई गई। ठीक है, और उस कमेटी के बेसिस पे फिर पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर, एस.एन. टैगोर बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू क्वालिफाई द सर्विसेज इन 1863। 1863 में पहली बार किसी भारतीय ने ब्रिटिश सिविल सर्विस, ब्रिटिश इंडिया के सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक किया, और क्रैक करके ही बिकेम द फर्स्ट एवर ऑफिसर ऑफ इंडिया। राइट, ठीक है, एंड लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवेलिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है, क्योंकि ही मॉडर्नाइज द सिविल सर्विसेज इन इंडिया अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, he modernized the civil services of India up to a greater extent. तो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवेलिस सिविल सर्विसेज के फादर, एंड मैकॉले वाज बेसिकली appointed, या मैकॉले कमिटी वाज appointed to look at the
एजुकेशन सिस्टम प्लस सिविल सर्विसेज, ठीक है, उन सब चीजों को कैसे कंपटीशन में इंडियंस को लाया जाए, इसलिए बोला जाता है कि मैकॉलेज सिस्टम ऑफ एजुकेशन अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस हैपेंड इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद नेक्स्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नाउ दिस वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट। व्हाट हैपेंड, अब ध्यान से समझिए, यहां पे हमने एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो हम कहां पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं पोस्ट क्रांति वाला एरा, ठीक है, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, सेपॉय मुटनी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसके बाद का ये एक्ट है 1858 का। 1857 के क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा एक ऐसा फेरबदल आया था पूरे सिस्टम में, पूरे मतलब सोल्जर्स का अलग एक अपना क्रांति चल रही थी, फार्मर्स की अलग चल रही थी, आम इंसानों की अलग चल रही थी, जो जॉब्स चाहते थे ब्रिटिशर्स के अंदर, मतलब सिविल सर्विसेज में जो जॉब चाहते थे या गवर्नमेंट जॉब जो चाहते थे उस टाइम पे कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, उनका एक अलग वॉर चल रहा था। तो और फिर ऑब्वियसली इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा डर गए, कहीं ना कहीं उनको ये डर सताने लग गया था कि नहीं, अब ये जो कंपनी जिस तरीके से चला रही है चीजों को, इसको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम ब्रिटिशर्स के रूल की जब हम बात करते हैं, तो एक पार्ट तो था हमारे पास, एक पार्ट था 1608 से लेकर के और 1800, अब इसको तीन पार्ट में इनफैक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 1608 से लेकर के 1773 तक, ये एक पार्ट है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है 1773 से लेकर के 1857 तक, और तीसरा पार्ट है 1857 से लेकर के या 58 से लेकर के जो भी आप उसको बोले 1947 तक। तीनों पार्ट्स में क्या हुआ, शुरुआत में 1773 तक ओनली कंपनी, ठीक है, यहां पे सिर्फ कंपनी का रूल चलता था, ठीक है, जो मर्जी किया कंपनी ने किया, कोई ऐसा ब्रिटिशर्स से कोई खास इतना लेना देना नहीं था, और इसीलिए कंपनी ने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। लास्ट आते आते तक वो बैंकरप्ट हो गई, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, मतलब सॉरी कमर्शियल क्राइसिस हो गई, प्रॉफिट्स जो है वो श्रिंक हो गए, मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी जो हमने शुरुआत में देखी। 1773 से 1857 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरवेंशन रहा, ब्रिटिश इंटरवेंशन रहा। अच्छा, 1773 तक कंपनी सिर्फ कमर्शियल चीजें कर रही थी, यहां तक कंपनी का इन्वॉल्वमेंट ओनली कमर्शियल चीजों में था, ध्यान से समझिएगा, इससे आपको एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। 1773 तक ओनली कमर्शियल, 1773 से 1857 तक कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल था, कमर्शियल तो था ही प्लस पॉलिटिकल भी था, ठीक है, कहीं ना कहीं रूल्स लाना, बंगाल को सुप्रीम वो देना, गवर्नर जनरल की पोस्ट लाना, तो ये सारी चीजें 1857 तक चलती आ रही थी। लेकिन अभी भी ऊपर अपर हैंड किसका था, कंपनी का ही था, यहाँ पे ब्रिटिश इंटरवेंशन था बट मोस्टली कंपनी का ही रूल था। लेकिन 1857 के बाद फिर कंप्लीटली क्राउन रूल आ गया, ठीक है, तो यहां पे ब्रिटिश इंटरवेंशन था बट एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कंपनी का ही था, इट वॉज कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। बट आफ्टर दिस 1857 क्राउन रूल आ गया। अब क्राउन रूल में हुआ क्या, क्यों आया, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्यों आया, कैसे आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ। सो बेसिकली क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को यह चीज समझ में आ गई थी कि नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है इना चौल में। तो जब उनको ये चीज समझ में आ गई कि ऐसे नहीं होने वाला है, तो उन्होंने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के 1858 का पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके बाद फिर कंपनी के रूल को क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब कंपनी का कोई रूल नहीं था, जो EIC थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंप्लीटली उसको एग्जिस्टेंस से जाना पड़ा और क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन जो कि लंदन में बैठ के रूल कर रहा है, अब वो डिसाइड करेगा कि यहां पे क्या होगा, ठीक है। अब उसके डिसीजंस होंगे, उसके डिसीजंस के हिसाब से यहां पे काम किया जाएगा। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोला गया, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला गया। और फिर से वही चीज समझिए कि जब चीजें हाथ से निकल रही है तो उन्होंने सोचा कि इससे बेटर कि पूरी की पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया चली जाए, ये जो 1857 की क्रांति हुई है और ज्यादा मतलब इसकी वजह से और ज्यादा चीजें खराब हो, उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा जो एक लॉलीपॉप है वो इंडियंस को भी दे देते हैं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन उनको दे देते हैं, और हम और ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर मजबूती से
आ जाते हैं, ठीक है। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को भी एबॉलिश कर दिया गया। अब खुद ये ज्यादा अपर हैंड के साथ रूल करने लग गए, ठीक है। गवर्नर जनरल के पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया, जो कि 1773 में आया था। गवर्नर से चेंज करके इन्होंने गवर्नर जनरल रखा था। उस गवर्नर जनरल के पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया और एक नया पोस्ट लाया गया, वाइस रॉय। नाउ हु वाज द वाइस रॉय? वाइस रॉय वाज द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया, ठीक है। तो राइट, और पहला वाइसरॉय कौन बना? पहला वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि क्या था गवर्नर, क्या था गवर्नर जनरल। जब हम बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773, फिर हम जब बात करते हैं फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सो ही वाज बेसिकली द फर्स्ट ऑफिसर जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीट जब अपना टेक ओवर कर लिया, जब क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, तो फर्स्ट जो हेड था, हेड ऑफ द स्टेट था, वो कौन बना? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया और उसको असिस्ट करने के लिए एक नया ऑफिस बनाया गया। जैसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पोस्ट दिया गया। तो इसके बाद से 1858 के बाद से लगभग रेगुलर दो लोगों की जुगलबंदी चलती थी, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहीं से आता था ब्रिटेन से और वाइसरॉय इंडिया में एक्ट करता था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट बनाई गई और एक 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई कि ये 15 लोग असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि यहाँ पे पूरे क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन का जो आप कह सकते हैं कि देख रेख है वो करेगा अलॉन्ग विद द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ही वाज अ प्योर ब्रिटिशर, ठीक है। वाइसरॉय भी अल्टीमेटली ब्रिटेन का ही था, बट उसका इंडिया में ज्यादा स्टेक था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पर्यवेक्षक था वो, ठीक है। वहां से आएगा, यहाँ आकर के अपना देखेगा और सारी चीजों को सही तरीके से करने में मदद करेगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार वाइसरॉय आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली खत्म हो गया। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया 1861 में। इसने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाया और ज्यादा एक्सपांड किया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंडियंस भी नॉमिनेट हो सकते हैं, इसका प्रोविजन आया, ठीक है। धीरे से फिर से इंडियंस को इन्होंने थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दे दी, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन बनेंगे? इंडिया। अब यहाँ पे ऑफिशियल मेंबर नहीं बना रहे, नॉन ऑफिशियल मेंबर बना रहे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, जो कि कौन था? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। 1858 में बने थे, 1861 की बात हम कर रहे हैं। तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और दिनकर राव, सर दिनकर राव को मेंबर के तौर पे, नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे इन इंडियंस को अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी। और नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए कहां पे? बंगाल में 1862 में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अभी पाकिस्तान में है, वो ऑलमोस्ट पूरा ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से सटा हुआ, रावलपिंडी एंड ऑल दोस प्लेसेस, तो वहां पे, और साथ में पंजाब, 1897, 66 और 62, इन तीन जगह पे नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट के आने के बाद। फिर 1892 में फिर से आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जो इंडिया था उसको पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट दिया गया, लेकिन अब इंडिया के लिए जो बजट होगा उसमें डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके मेंबर्स, ठीक है। काउंसिल का एक्सपेंशन किया गया, थोड़ा और बढ़ाया गया, और कुछ ऐसे भी मेंबर्स थे जिनको सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जगह दी गई। पहले जो इंडियंस होते थे उनको प्रोविंशियल में जगह मिल जाती थी, सेंट्रल में कोई जगह नहीं मिलती थी, तो वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उनको जगह दी गई 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से। नेक्स्ट जो था वो था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले एंड मिंटो वर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, राइट। सो ये दोनों थे उस टाइम पे। अब 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल,
क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया गया? ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि बहुत बड़ा एरिया है, बंगाल भी है, बांग्लादेश भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, बिहार भी है, असम भी, तो इतना संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कैलकाटा एक ही कैपिटल है, तो हम इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। वेस्ट बंगाल अलग, ईस्ट बंगाल अलग। वेस्ट बंगाल में करंट डे की अगर हम बात करें तो अपना बंगाल है, और प्लस बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, असम का पार्ट है, ये सब आता था। और अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश और असम का कुछ पार्ट आता था। ठीक है, कंप्लीट मतलब प्रोमिनेंटली बांग्लादेश। तो वहां से, क्योंकि वहां पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो उसके बाद से अच्छा, उसमें एक चीज बहुत ही चालाकी से की गई थी कि हिंदूज को अलग और मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया था, क्योंकि ये वो टाइम था, अगर आप देखेंगे 1880-90 से लेकर के और 1905 तक का वो टाइम था जब रेवोल्यूशनरीज जो थे ना बहुत ज्यादा आ रहे थे, बहुत ज्यादा मात्रा में रेवोल्यूशनरीज आ रहे थे। उन रेवोल्यूशनरीज की वजह से क्या हो पा रहा था कि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड खेला कि हिंदूज को अलग कर देते हैं, मुस्लिम्स को अलग कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड। अच्छा, इन जो रेवोल्यूशनरीज का जो अड्डा था, जो गढ़ था, वो बंगाल था। बंगाल से ही सारी चीजें ऑपरेट हो रही थी। जो फ्रीडम, जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, तो ये फैक्ट था उस टाइम पे कि जो हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं या फिर जो हम रेवोल्यूशनरीज की बात करते हैं, वो सब कुछ बंगाल से ही क्या होता था, रेगुलेट होता था। तो उन्होंने डिवाइड किया, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया 1905 में। अब उसके बाद उसी टाइम पे जो आगा खान की अध्यक्षता में मुस्लिम्स जो थे उन्होंने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करनी शुरू कर दी, यानी कि हमें जो चुनने वाले मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम्स होंगे, यानी मुस्लिम्स को इलेक्ट कौन करेगा? ओनली मुस्लिम वोटर्स। दैट्स इट, दैट वाज द बेसिकल बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको 16 से 60 कर दिया गया। ये इंडियंस के लिए अच्छी खबर थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड एज द लॉ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये बहुत बड़ी बात थी। अगेन पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के टाइम पे लॉर्ड कर्जन वाज देयर। ठीक है, अब कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया 1909 में बाय मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, और मुस्लिम्स को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए, और इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। और ये एक ऐसा कदम था, इतना बेकार कदम आप इसको बोल सकते हैं, उस टाइम पे हो सकता है बहुत वो रहा हो, लेकिन कम्युनलिज्म को हमने लीगल कर दिया कि मुस्लिम्स जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स से ही रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे और वही मुस्लिम्स उनको चुनेंगे। तो दिस वाज समहाउ लीगलाइजेशन ऑफ कम्युनलिज्म, राइट? सो मिंटो वाज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा एक्ट आया, अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ 1911 में जो हमारा ये था कैपिटल था, उसको शिफ्ट कर दिया गया कहां से? कैलकाटा से दिल्ली, कैलकाटा टू दिल्ली 1911 में। इसी बीच एक और चीज हुई, कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया हमारे कैपिटल को। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अगेन ये कौन है? वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसको 1921 में इफेक्ट में आया। इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जहां पे वो लॉस फ्रेम कर सकते हैं अपनी रेस्पेक्टिव लिस्ट्स में, राइट? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया, मतलब ये बताया गया बेसिकली कि जो सेंट्रल, जैसे अभी हम बोलते हैं कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो वैसे ही वहां पे बताया गया कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो क्या क्या काम करेंगी। ठीक है, बाई कैमलरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे। ठीक है, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया कि ठीक है आप स्टेट वाले जो है अपना आप अलग देखिए, सेंट्रल अपना अलग देखेगी। ठीक है, तो स्टेट और प्रोविंशियल लिस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अपनी अपनी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है या इस तरीके की जो चीजें हैं वो स्टेट खुद देता था या प्रोविंसेस खुद देखे थे। डिफेंस की बात सेंट्रल करता था, जैसे कि अभी भी कुछ वैसा ही सिस्टम है हमारे पास अप टू एन एक्सटेंट। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको वापस से ट्रांसफर्ड और रिजर्व में कैटेगराइज किया गया, और फाइनली डायरकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया कि आपकी दोनों जगह पे अलग अलग, यहाँ पे आप प्रोविंशियल जो चीजें होंगी वो अलग होंगी और जो सेंट्रल लेवल पे होंगी वो अलग होंगी। बाई कैमरलिज्म लाया गया और डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार 1909 में। बाई कैमरलिज्म यानी कि
जो अभी हम देखते हैं कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं, ठीक है। फिर इसी एक्ट के तहत 140 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस किया गया और 60 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे लाया गया, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया इसी टाइम पे और उसको एक ज्यादा सही तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 से लाया गया। तो ये डायरेक्टरी वाला सिस्टम था 1919 से शुरू हुआ और ये चला 1935 तक, ठीक है। 1935 में फिर डायरेक्टरी को हमने एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। सो दिस इज इट इन टुडेस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम आगे की चीजें देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड द फर्दर रिफॉर्म्स व्हिच टुक प्लेस बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।